नमस्कार दोस्तों आज हम आपको साउथ के एक सुपरस्टार की कहानी बताने वाले हैं जो ना तो रजनीकांत है, ना कमल हसन है, ना तो प्रभास है और ना ही प्रभुदेवा। साउथ का वो सुपरस्टार पद्म भूषण से सम्मानित है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि देश सेवा में उस सुपरस्टार को 50 दिन तक जेल काटनी पड़ी, वो भी एक झूठे मुकदमे के कारण। केस भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि देश से गद्दारी का केस। किसी भी देशभक्त के लिए ये शब्द दुनिया की सबसे बड़ी गाली होते हैं। हम बात कर रहे हैं नंबी नारायणन की। जी हां, इसरो के क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट नंबी नारायण अगर अमेरिका की साजिश का शिकार ना हुए होते तो आज आपकी जुबान पर उनका भी नाम उनके जिक्र से पहले ही आ जाता। ठीक वैसे ही जैसे मिसाइल मैन कहते ही आप पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को याद कर उठते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन इन दिनों उन पर बनी बायोपिक के कारण सुर्खियों में हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में शायद सच्चे देशभक्तों को खुद को पहचान मिल ही नहीं पाती है। दुर्भाग्य यही है कि देश की जनता तक भी ऐसे लोगों की शोहरत पहुंचने ही नहीं दी जाती है। नंबी नारायण से हुई नाइंसाफी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारी थी, सीबीआई ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन जिस पहचान, जिस सम्मान और जिस रुतबे, जिस आदर के वो हकदार हैं, उन्हें वो देश में मिलने ही नहीं दिया गया। देश के हुक्मरान अब तक सोते रहे, देश की अदालतों में केस चलता रहा, किसी ने इससे पहले नंबी नारायण के लिए इंसाफ की मांग तक नहीं की। ये तो एक्टर, प्रोड्यूसर और अब डायरेक्टर बन चुके आर माधवन की जिद ही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ा कि नंबी नारायण के बारे में जानकारी देश में ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जानी चाहिए। नंबी नारायण इसरो के पूर्व वैज्ञानिक, उन पर पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ जासूसी का झूठा मुकदमा चलाया गया था, झूठा आरोप लगाया गया था, गैर कानूनी तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, कस्टडी में रखकर पुलिस ने उन्हें बेइंतहा टॉर्चर किया, जेल में 50 दिन गुजारने पड़े, एक वैज्ञानिक का सरेआम अपमान किया गया, एक देशभक्त को गद्दार साबित करने की तमाम कोशिशें की गई। अपने साथ हुए सलूक के खिलाफ नंबी नारायण अदालत गए, अदालत में कई बार वो जीते भी। दोस्तों, देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने नंबी नारायण को 50 लाख का मुआवजा देने के लिए केरल सरकार को आदेश दिए। उन्हें जेल भेजने वाली केरल सरकार को अपनी नाक बचाने के लिए उन्हें 1 करोड़ 30 लाख का मुआवजा अलग से देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन देश के लिए कई दशक पहले वो तकनीक इजाद करने के लिए काम करने वाले नंबी नारायण साजिश का शिकार हो जाएंगे। उन्हें खुद को इसके बारे में भनक तक नहीं थी। दरअसल दोस्तों, जिस क्रायोजेनिक तकनीक पर नंबी नारायण 1970 के दशक से ही काम कर रहे थे, अगर सब कुछ ठीक रहता तो शायद हिंदुस्तान का अंतरिक्ष विज्ञान 7वें आसमान पर होता। क्योंकि दोस्तों, यही वो तकनीक थी जिसे पाने के लिए 1992 में रूस के साथ भारत ने करार की कोशिशें की थी। यही वो तकनीक थी जिसे भारत ना पा सके, लिहाजा अमेरिका के तत्कालीन सीनेटर जो बाइडेन ने विरोध किया था, जो अभी राष्ट्रपति हैं। ये वही तकनीक थी जिसे उस वक्त नहीं हासिल कर सका भारत। अंतरिक्ष विज्ञान में करीब 25 साल पीछे चला गया। ये वही तकनीक थी जिसकी रिसर्च बेचने के आरोप में नंबी नारायण को करीब 25 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। यही वो तकनीक थी जिसे पाने की भारत की राह में अब भी अमेरिका ने ही अड़ंगा लगाया था और नंबी नारायण को फंसाकर फिर से अमेरिका ने रोड़े लटकाए। ये वही तकनीक थी जिसे पाने के बाद भारत अंतरिक्ष में 90 के दशक में ही इंसानों को चांद पर भेजने की शक्ति हासिल कर लेता। ये वही तकनीक थी जिसे पाने के बाद भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का टारगेट साल 2026 तक नहीं रखना पड़ता। दोस्तों, ये वही तकनीक थी जिसे पाने के बाद भारत की गिनती अमेरिका, रूस और चीन के साथ होने की लगती, उनके बाद नहीं। लेकिन ऐसा ना हो सका। कुछ तो भारत के नेताओं की कमी, कुछ देश का दुर्भाग्य था कि नंबी नारायण जासूसी के आरोप में फंसा दिए गए। उस वक्त वो इसरो के क्रायोजेनिक डिवीजन में काम करते थे, उन अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए जिनके आगे चलकर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजे जाना था। वो 1970 के समय से ही लिक्विड फ्यूल वाले इंजनों के क्षेत्र में काम कर रहे थे, जो आगे चलकर देश को बहुत फायदा पहुंचाते।
दोस्तों वो साल था 1994 का जब इसरो में जासूसी कांड की बात सामने आई थी। आरोप लगा था कि क्रायोजेनिक डिवीजन में काम करने वाले वैज्ञानिक नंबी नारायणन और डी शशि कुमार समेत 4 लोगों ने इसरो के स्पेस सीक्रेट्स दूसरे देशों को बेच दिए हैं। नंबी नारायण को फंसाने की इस पटकथा के करीब 4 से 6 साल पहले भारत अपने स्पेस प्रोग्राम को और रफ्तार देने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ यानी मौजूदा रूस के साथ संपर्क कर रहा था। शीत युद्ध के बाद से ही रूस अंतरिक्ष और सामरिक दृष्टि से अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रहा था। दोस्तों भारत की भी कोशिश थी कि वो क्रायोजेनिक तकनीक डेवलप करके अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी महारत का लोहा दुनिया से मनवाए। इसी दौरान भारत ने रूस से यही तकनीक जानकारी एक्सचेंज के लिए अनुबंध किया, जिसकी भनक अमेरिका को लग गई और अमेरिका ने इस राह में अड़ंगा डाल दिया। द लॉस एंजल्स टाइम्स नाम के अखबार ने साल 1992 में इस पर पूरी रिपोर्ट छापी थी कि कैसे उस वक्त भारत के स्पेस प्रोग्राम में अड़ंगा डालने के लिए तत्कालीन सीनेटर जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया था और कहा था कि अगर रूस भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी दे देगा तो उस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। अमेरिका का अड़ंगा काम आया और शीत युद्ध और विभाजन की मार झेल रहे रूस ने भारत का साथ देने से हाथ पीछे खींच लिए। भारत को क्रायोजेनिक तकनीक नहीं मिल सकी। भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए यह एक बड़ा झटका था। अमेरिका यहीं पर नहीं रुका, उसने भारत के स्पेस प्रोग्राम को डिरेल करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो के पीछे अपनी खुफिया एजेंसी यानी CIA को लगा दिया। ये हम नहीं कह रही, ये आरोप खुद अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट में लगाए हैं। दोस्तों नंबी नारायणन ये तकनीक इजाद करने वाले दल में शामिल थे, लिहाजा उन्हें वहां से हटाने का पूरा चक्रव्यूह अमेरिका ने रचा था, जिसका रिजल्ट था नंबी नारायणन की गिरफ्तारी, वो भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगाकर। इसके लिए पूरी गोटियां बिछाई गई, रणनीति तैयार की गई और फिर चली गई वो चाल जिसने भारत को कोलेट्रल डैमेज दिया। अक्टूबर 1994 में केरल पुलिस ने मालदीव की एक महिला को पकड़ा जिसका नाम था मरियम रशीदा। मरियम पर तय समय से ज्यादा वक्त तक भारत में रहने का आरोप था। रशीदा से पुलिस ने पूछताछ की और इसके बाद ही इसरो के वैज्ञानिकों पर केस बनाया गया। पुलिस का कहना था कि वैज्ञानिकों ने मालदीव की औरतों के जरिए पाकिस्तान को क्रायोजेनिक इंजनों से जुड़ी खुफिया इंफॉर्मेशन बेच दी है, जो देश की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ है, भारत के साथ गद्दारी थी। नंबी नारायण बार बार कहते रहे कि जिस तकनीक की जानकारी लीक करने का उन पर आरोप है वो तो अभी तक इजाद ही नहीं हुई थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और उन्हें जासूसी के आरोप में फंसा दिया गया। मामले की शुरुआती जांच केरल पुलिस ने की। तकरीबन 20 दिनों तक उनके पास ये केस रहा। फिर जांच सौंपी गई इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB को। उसके बाद सीन में आया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI। 2 साल बाद यानी 1996 में CBI ने इस केस पर अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और क्लोजर रिपोर्ट में CBI ने कहा कि कोई जासूसी हुई ही नहीं। इसरो से जुड़े सीक्रेट्स किसी देश को नहीं बेचे गए हैं, जिसके बाद नंबी नारायणन निर्दोष साबित हुए। CBI ने नंबी को निर्दोष करार दिया था, कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जो ये साबित करे कि मालदीव की उन महिलाओं ने नंबी नारायणन को पैसे दिए थे। इतना ही नहीं, CBI ने यह भी कहा कि IB ने गलत तरीके से जांच की है। नंबी पर लगे आरोपों की अच्छे से तफ्तीश ही नहीं की गई। इसमें भयंकर लापरवाही बरती गई और वैज्ञानिकों को फंसा दिया गया, जिससे उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हुई। नंबी और उनके साथी वैज्ञानिक निर्दोष तो साबित हुए, लेकिन उन्होंने बहुत यंत्रणा भी झेली थी। जेल में उन लोगों के साथ पुलिस ने बहुत ज़्यादा बर्बरता की थी, उन पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए। जासूसी का इल्ज़ाम लगना, पैसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीज़ें दूसरे देश को बेचने का आरोप लगना उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात थी। समाज, संस्थान, हर जगह उनकी बदनामी हो रही थी। जो वैज्ञानिक देश का झंडा दुनिया में बुलंद करना चाहते थे, उन्हीं पर देश की साख को बट्टा लगाने का आरोप लगा दिया गया। उन्हें अपमान झेलना पड़ा। उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, उन पर क्या कुछ बीती होगी, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती थी। बाद के वर्षों में इस केस की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की खूब मांगे हुई। जांच होनी चाहिए थी, लेकिन ये मांगे थी
उनके पीछे राजनीतिक एंगल ज्यादा था। मांग कर रहे थे के मुरलीधरन, जो 1994 में केरल में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रहे, के करुणाकरन के बेटे थे। इस केस की वजह से करुणाकरन को सीएम पद छोड़ना पड़ा था। उसके बाद सोनिया गांधी के बेहद चहेते कांग्रेसी नेता ए.के. एंटनी केरल के मुख्यमंत्री बने। बाद में आरोप लगे कि जासूसी के मामले की जांच कर रहे कुछ अफसरों ने जानबूझकर ऐसे हालात बनाए कि करुणाकरन को हटना पड़ा। इसके पीछे राजनीतिक साजिश होने की बातें हुई। हालांकि दोस्तों, बाद के दिनों में केरल के सीएम बने कांग्रेस नेता ओमान चांडी कुछ और कहने लगे। उनके मुताबिक करुणाकरन के इस्तीफे के पीछे इसरो वाला केस ही नहीं था, बल्कि राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में सोनिया गांधी से असहमतियां होने की वजह से करुणाकरन को जाना पड़ा था। खैर दोस्तों, नंबी पर लगे आरोप गलत पाए गए थे। उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी साबित हो गई थी, लेकिन निर्दोष पाए जाने के बावजूद नंबी का नाम डूब चुका था। उन्हें और उनके साथियों को करीब 50 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। यह कोई सामान्य सी बात नहीं है। किसी निर्दोष का जीवन बर्बाद कर दिया जाना भूल जाने की बात नहीं हो सकती है। कम से कम इसका हर्जाना तो बनता ही था। तो ये पहुंचे अदालत। साल 1998 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने नंबी और बाकी के लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया, लेकिन नंबी इससे ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। जो दिमागी उत्पीड़न उन्होंने सहा था, झेला था, उसके लिए वो कुछ और हर्जाना चाहते थे। नंबी इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के पास में पहुंचे। NHRC ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। हालांकि नंबी को यह भी कम ही लगा। वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए और इस बार अदालत ने कहा कि उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नंबी नारायण का कहना है कि मुझे फंसाया गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पुलिस और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की मदद से मुझे फंसाया। बस इतना ही नहीं, बल्कि इसरो का नाम भी खराब कर दिया गया, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह पूरी साजिश उसी को रोकने के लिए हुई थी। नंबी ने केरल के पूर्व DGP CB मैथ्यू और बाकी ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। CB मैथ्यू वो ऑफिसर थे जिन्होंने इस जासूसी कांड की जांच की थी। CBI ने भी अपनी रिपोर्ट में नंबी की गिरफ्तारी के लिए इन्हीं ऑफिसर्स को जिम्मेदार ठहराया था। बाद में कोर्ट ने उन्हें जासूसी के झूठे आरोप में फंसाने वाले पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई पर विचार के लिए पूर्व जज जस्टिस D.K. जैन को नियुक्त किया। फिलहाल नंबी नारायण के साथ नाइंसाफी हुई, ये बात साबित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब वैज्ञानिक नंबी नारायण 74 साल के हो चुके हैं। 25 साल से ज्यादा का वक्त उन्होंने अपने माथे पर लगे चोरी के दाग को धोने में लगाया। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जारी है। 5 अप्रैल 2021 को कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए अगले हफ्ते का वक्त मुकर्रर किया है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक नंबी नारायण को मिला इंसाफ अभी अधूरा है। उन्हें बेवजह फंसाने वाले षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। ये सामने आना बाकी है कि आखिर नंबी नारायण को फंसाया किसने था। ये सामने आना बाकी है कि नंबी नारायण को फंसाने वाले की असली मंशा क्या थी। ये सामने आना अभी भी बाकी है कि नंबी नारायण को फंसाने वालों में कौन कौन शामिल थे। ये सामने आना बाकी है कि नंबी नारायण ने केस में फर्जी जांच के आरोप लगाने वाले ऑफिसर्स का हिसाब क्या होगा। अब तक पद्म भूषण वैज्ञानिक श्री नंबी नारायण को पूरा इंसाफ ही मिलना बाकी है। आप दोस्तों इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, और नंबी नारायण जैसे बाकी जो वैज्ञानिक थे उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ था, उनके इस बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइए। मैं आने वाले दिनों में आपको बहुत से ऐसे वैज्ञानिकों की और कहानियां बताने वाला हूं। उनमें आप सबसे पहले किसको जानना चाहेंगे, आप मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।